गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बनर्जी है और आज फिर से जो करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं। ये वाला दिसंबर वाला जो करंट अफेयर्स है ये वाला आज होगा। कल आपका सैटरडे है तो कल नहीं होगा, मतलब सैटरडे को क्लास नहीं होता है। मंडे एंड ट्यूसडे दो और पार्ट होंगे, उसके होकर पूरा का पूरा जो दिसंबर वाला है वो दिसंबर वाला ख़त्म होगा। ठीक है, तो मैं चीज़ों को बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ओपननेस में लेके जा रहा हूँ जिससे आप पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ पाओ। चलिए तो क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, आज वाला जो पार्ट है ना, आज वाला पार्ट आप बोल सकते हो बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चंस का जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें आप ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है दैट इज क्वेश्चन होता है अश्वगंधा। एक मेडिसिन होती है, आप मेडिसिन की तरह भी ले सकते हो, खाने की तरह भी ले सकते हो, दैट इज नोन एज अश्वगंधा। इंडियन होती है। तो वो एक, ठीक है, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प के ऊपर रिलीज किया गया है। कब? जब सेकंड हु समिट हुआ है, ग्लोबल समिट कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की मेडिसिन है ये पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर कौन सी चीज याद रखनी है? पहली चीज आपको ये भी याद रखना है कि अश्वगंधा, इसमें तो ये आता है लेकिन इसके ये भी चीज याद रखनी है कि सेकंड हु समिट कहां पर हुआ है। ठीक है, सेकंड हु ग्लोबल समिट, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल समिट कहां पर हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ये भी मार्क कर लीजिएगा ऑब्वियसली। एंड जो अश्वगंधा है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो होता है आपका आयुर्वेदा। ठीक है, अश्वगंधा जो होती है वो मेडिसिन किससे जुड़ी हुई होती है? दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा। ओके, अच्छा, और यहाँ से और क्या क्या आ सकता है आपको? अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर से ही जा रहा हूँ, हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है दैट आयुर्वेदा किस वेद का उपवेदा है? ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आयुर्वेदा इज अ उपवेदा। ठीक है, उपवेदा ऑफ, किसका उपवेदा होता है? दैट इज नोन एज ऋग्वेदा। ठीक है, तो उपवेदा क्या होता है? उपवेदा होता है वेदा का एक पार्ट। मान लीजिए कि वेदा का एक पार्ट जो बहुत ही डिटेल्ड में है, उस पार्ट को आपने निकाला, निकाल के एक अलग से बुक बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास बुक्स है, उसमें एक टॉपिक है जो बहुत डिटेल्ड में है, बहुत ही ज्यादा, आप उस टॉपिक को निकालो, उसको अलग बुक बना दो, तो वो होता है उपवेदा। ठीक है, तो ऋग्वेदा का उपवेदा होता है आयुर्वेदा। और जितने भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो होते हैं ना, ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं। इसको आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब ट्रेडिशनल, इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस हैं। और इस ट्रेडिशनल मेडिसिनल जो प्रैक्टिस होती है, इसको और भी अच्छे से बोल सकते हो प्रचार करने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जिसका नाम होता है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आयुष मिनिस्ट्री जो होती है ये सबसे रिसेंट मिनिस्ट्री है जिसको बनाया गया है। ये किसके लिए है? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए है। ये आयुष जो है वो एक्रोनिम है, याद रखो ना रखो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, बट एक्रोनिम याद रखो अगर रख सकते हो। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये आयुष मिनिस्ट्री है, जो आप बोल सकते हो एक्रोनिम है इसका, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको और भी ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हुआ पहला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हेन वाज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे? तो ह्यूमन सॉलिडारिटी डे का मतलब क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। ह्यूमन सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सॉलिडारिटी का मतलब होता है कि जो इंसान है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जब वो डटकर खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए वॉर हुआ, वॉर के बाद जो लोग खड़े होते हैं कि टूट गया, सब कुछ टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, या फिर हम अपनी जोश को लेकर खड़े हैं, तो दैट इज नोन एज सॉलिडारिटी।
तो ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर, ठीक है। ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है 20 दिसंबर। अब जैसे मैंने आज कहा था कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। 20 दिसंबर। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु टॉप्ड, ठीक है, ह्यूरन, हु टॉप ह्यूरन रिच लिस्ट 2025 एज इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, रिचेस्ट सेल्फ मेड, ठीक है, बिलियनियर है ये, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। तो ये कौन होते हैं? ये आप लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज दीपेंद्र गोयल, ठीक है। ये जोमैटो, जोमैटो के फाउंडर हैं, ठीक है, दीपेंद्र गोयल जोमैटो के फाउंडर हैं। और इनसे छोटा सा एक चीज और याद रखिएगा कि दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो को क्विट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। वो फाउंडर है, ऑब्वियसली स्टॉक्स उनका ऑलरेडी उधर है, बट उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो ओनर जब कंपनी छोड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओनर वर्सेस मैनेजर पैराडॉक्स, इसको बोलते हैं ओनर वर्सेस मैनेजर। क्योंकि क्या होता है, जब आप नया कंपनी बनाते हो तो आप बहुत सारा रिस्क लेते हो, लेकिन कंपनी जब स्टेबल हो जाती है तब, और अगर आप रिस्क लो तो वो कंपनी डूब भी सकती है, तो वहां पर आ जाता है मैनेजर। तो मैनेजर उस कंपनी को रिस्क फ्री रखना चाहता है, कंटिन्यूस जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना चाहता है। ओनर रिस्क लेना चाहता है, मैनेजर रिस्क लेना नहीं चाहता। तो कभी कभी क्या होता है, ओनर जो कंपनी उसने बनाया है उस कंपनी को छोड़कर दूसरा कंपनी फिर से बनाना स्टार्ट करता है। इसे हम बोलते हैं ओनर वर्सेस मैनेजर पैराडॉक्स, ठीक है। तो दीपेंद्र गोयल उनके लिस्ट में आ चुके हैं, रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। ऑब्वियसली ये बिलियनियर भी हैं। देखो, अगर रिच लिस्ट की बात करें, रिच लिस्ट, तो रिच लिस्ट नॉर्मली दो टाइप का आपको दिखेगा। ऐसे दो बॉडीज होंगी जो रिच लिस्ट में आएंगी और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, मार्क कर लीजिएगा। एक होता है आपका फोर्ब्स का, ठीक है, फोर्ब्स का लिस्ट, और एक होता है ह्यूरन लिस्ट। ऐसे दो लिस्ट होते हैं। तो ये दो लिस्ट ही आपको कभी कभी सुनने को मिलते हैं, तो ये दो लिस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी आए क्वेश्चन, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट होता है which zoo which zoo recently imported 8 black-capped capuchin monkeys from the South Africa under animal exchange program। तो इसमें से कौन सा जू है जिसने ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को लाया गया है, फ्रॉम कहां पर? साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लाया गया है इन अंडर एन एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कहीं से एक एनिमल को लाओ और यहाँ पर जो एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं वहां पर कम है, उनको उधर भेजो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये कौन से जू ने किया है? कौन से जू ने किया है? ये किया गया है बाय बैनरघट्टा। कौन सा जू है? दैट इज कॉल्ड बैनरघट्टा। बैनरघट्टा कहां पर है? बैनरघट्टा आपको दिखेगा इन बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर में होता है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो बैनरघट्टा जो होती है तो वो एनिमल एक्सचेंज उन्होंने किया है। इससे पहले आपने सुना होगा चीता को भी एक्सचेंज किया गया था, दैट इज चीता रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो जस्ट एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये जो एनिमल्स लाए जाते हैं या फिर एनिमल्स एक्सचेंज होते हैं, ये होते क्यों हैं? एनिमल्स को एक्सचेंज क्यों किया जाता है या फिर कहीं से बाहर से लाए जाते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, देखो, एनिमल्स लाने का तीन मेन रीजंस हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं, एक होता है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि खुद के ही भाई बहनों में जब बच्चा होता है, अब कोई भी जू होता है तो जू में कुछ सालों के बाद जो एनिमल्स रह जाते हैं, क्योंकि मम्मी मर गई, पापा मर गए, बाकी जो बच्चे हैं तो वही बच्चे रह जाते हैं। अब वो बच्चे अगर खुद में ही बच्चा करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग होगा तो जो नेक्स्ट एनिमल आएगा वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, उतना ज्यादा पॉपुलेट नहीं होगा। तो इसी वजह से पहली चीज को इनब्रीडिंग रोकने के लिए कुछ एनिमल्स को लेके दूसरी जगह पर लेके चले जाते हैं फिश ट्रैट के लिए, वो वहां पर बच्चा करे, ये यहाँ पर बच्चा करे। और जब ये होगा तब जो भी बच्चा बनेगा तो ये दोनों जूस
अलग अलग दोनों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बच्चों को मतलब 4 बच्चा हुआ तो 2 इधर 2 इधर ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट इनब्रीडिंग को रोकने के लिए। दूसरा होता है डिजीज को रोकने के लिए, कि मान लो एक ही जगह पर अगर सारा एनिमल्स हैं तो वहां पर क्या होगा ना, अगर डिजीज फैल गया तो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, जिससे अगर वो एनिमल्स यहाँ पर डिजीज में मर भी गए तो बाकी एनिमल्स इधर रहेंगे, ठीक है। तो वो डिजीज स्प्रेड को रोकने के लिए। और तीसरा होता है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कि अलग अलग जगह पर जब आप जितना ज्यादा उसको फैलाओगे तो क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा अलग अलग जगह पर लेके जाओगे तो वो उतना ही ज्यादा एडॉप्ट होता रहेगा। और जब एडॉप्ट होता रहेगा तो उसके जो बच्चे होंगे वो और भी ज्यादा, बोल सकते हो उनके जीन में भी डाइवर्सिटी आएगी, जो बायोलॉजिकल है वो उसमें भी डाइवर्सिटी आएगी। तो इसी वजह से एनिमल्स को चेंज किया जाता है। जैसे चीता को लाया गया था फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया, दैट इज कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। तो इसी वजह से ये एनिमल एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, बनाघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट होता है इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बनती है, ठीक है, फर्स्ट कहां पर बनने वाली है, प्रपोज की गई है। तो यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई जाएगी इन गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर है, गोरखपुर होता है यूपी में, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इन गोरखपुर। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी क्या होगी, असली में होगी क्या। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि उसमें जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स हैं। देखो प्रोटेक्शन लॉ और कंजर्वेशन मेथड अलग होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन लॉ होता है जो ऑलरेडी पेड़ या फिर जानवर जो बन चुके हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कंजर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए। एक होता है प्रोटेक्शन के लिए, एक होता है पॉपुलेशन के लिए। तो कंजर्वेशन मेथड का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ाए कैसा जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कौन सी बायोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकती है, तो इनको स्टडी किया जाएगा इन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। कहां पर बनने वाली है, गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड वायरलेस सिंक्रोनाइज्ड फ्राइट ट्रेन्स, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट विदाउट फिजिकल कपलिंग। होता क्या है थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद यहां पर आएंगे। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, यहां पर इंडिया भी होना चाहिए था, इंडिया भी कोशिश कर रहा है। असली में क्या है, जैसे फ्रेट ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, फ्रेट ट्रेन्स, फ्रेट ट्रेन्स का मतलब होता है जो गुड्स लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, पैसेंजर नहीं, गुड्स सामान लेके जाते हैं। अब फ्रेट ट्रेन्स में क्या होता है कि ये जो बोगीज हैं, अलग अलग जो बोगी है ना, ये जो अलग अलग बोगीज हैं, तो बोगीज के अंदर इनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है कपलिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर एक कैसा कपलिंग जैसा होता है, अगर आपको पता होगा, और इधर से एक कपलिंग जैसा होता है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाता है और बोगीज कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये होता है फिजिकल कपलिंग। अब फिजिकल कपलिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि सामने वाला जो बोगी है अगर वो बहुत जोर से खींचे, बहुत जोर से खींचे और पीछे वाला बोगी उसके साथ चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन सामने वाला बोगी जब ब्रेक मारेगा तो पीछे वाला बोगी क्या होता है, ब्रेक उतना अच्छे से नहीं मार पाता है, उसमें डीरेल होने का प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत ये कपलिंग टूटने का खतरा होता है, और ये कपलिंग करने में बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक इंजन इधर लगाएंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अलग अलग ऐसे बोगी लगाना स्टार्ट होगा, बोगी लगा के बीच में फिर से एक इंजन लगा देंगे ऐसे, ठीक है, फिर से एक इंजन लगा देंगे और फिर से इधर ऐसे बोगी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो सामने वाला इंजन है इसको हम बोलते हैं मास्टर इंजन। मास्टर इंजन क्या है कि इसमें जो पर्सन होगा और इसके साथ यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर कोई लोग नहीं होगा, तो यहाँ पर पर्सन होगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में एक वायरलेस कनेक्शन होगा। वायरलेस कनेक्शन का मतलब 4G 3G, ऐसा 3G बोल रहा हूँ, 5G 6G का कनेक्शन होगा। तो अगर ये ब्रेक मारना स्टार्ट करेगा, ये ब्रेक मारेगा, ये ब्रेक मारने से ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा होगा, तो ये ब्रेक लगाएगा, जितनी स्पीड में ये ब्रेक लगाएगा उतनी स्पीड में ये भी ब्रेक लगाएगा, तो ये जुड़ा होगा, तो दिस इज नोन एज वायरलेस सिंक्रोनाइज्ड फ्रेट ट्रेन्स। ठीक है, तो ऐसे करके चलता रहेगा। ये किसने पहली बार अभी टेस्ट किया है? ये टेस्ट किया है आपके चाइना ने। ठीक है, ये टेस्ट किया गया है इन चाइना। ये इंडिया भी टेस्ट करने वाला है, इंडिया भी टेस्ट करने वाला है ये चीज। और यहाँ से दो जस्ट छोटे छोटे चीज याद रखना कि अगर आपसे कहा जाए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन कौन सा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, तो उसका नाम होता है आयरन ओर। आयरन ओर ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होता है 7.6 किलोमीटर के आसपास। और अगर इंडिया का लॉन्गेस्ट कहा जाए, इंडिया का लॉन्गेस्ट, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट होता है वासुकी। ठीक है, 5.3 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 5.3 किलोमीटर, मतलब समझो कि 5 किलोमीटर तक सिर्फ ट्रेन ही है। अब अगर आप कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई ड्राइवर को पीछे जाना है, तो उसको 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर चल के वापस आना पड़ेगा, ये झमेला है। ठीक है, तो दिस इज फ्रेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट किसने किया है? ये किया गया है बाय चाइना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच कंट्री हैंडेड ओवर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया इन दिसंबर। सिंपल सा मतलब ये कहा जा रहा है कि 2025 में दिसंबर में प्रेसिडेंट कौन बना है? इंडिया। अब ये पूछा जा रहा है कि 2024 से 25 तक कौन था, 24 से 25 तक कौन था? तो 24 से 25 तक होता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। और आपको पता होगा जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स कंट्री जो होती हैं, ये साउथ एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो ग्रुप में से आती है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इस ऑर्डर में आती है। रशिया ने नहीं लिया है इस बार, इंडिया के पास है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंसी लेता है वो याद रखिएगा, वो समिट भी होस्ट करता है। जो प्रेसिडेंसी लेता है वो समिट भी होस्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2026 का ब्रिक्स समिट कहां पर होगा? इंडिया में होगा। 2025 का ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। उससे पहले कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स में ऐसे आपको याद रखना है। तो इस बार प्रेसिडेंट कौन बना है? इंडिया। उससे पहले प्रेसिडेंट कौन था? ब्राजील। ठीक है, उससे पहले प्रेसिडेंट था ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। ये इंडिया किसके साथ करता है? ठीक है, ये इंडिया किसके साथ किया है? अब देखो, एपीएसएसबी के हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एक्सरसाइज में आते नहीं हैं। अगर एक दो आ गया तो अलग बात है, बट ऐसे क्वेश्चंस उतने होते नहीं हैं। जस्ट याद रखो इसको। डेजर्ट साइक्लोन जो होता है या डेजर्ट स्टॉर्म जो होता है, तो वो इंडिया यूएई के साथ करता है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भी करता है, एंड यहाँ पर एक और वर्ड होता है दैट इज नोन एज डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, ऐसे दो एक्सरसाइजेस हैं, डेजर्ट साइक्लोन या डेजर्ट स्टॉर्म। ये दोनों ही वो यूएई के साथ करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ठीक है, ये दोनों ही यूएई के साथ करते हैं। यूएई का जो कैपिटल होता है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यूएई का कैपिटल जो होता है दैट इज नोन एज अबू धाबी। ठीक है, दुबई नहीं है, दुबई नहीं है, अबू धाबी है। ओके, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूएई है दैट इज 7 अलग अलग छोटे छोटे किंगडम से बना हुआ है। सबसे बड़ा किंगडम जो है वो अबू धाबी है, तो उसका जो राजा होगा वो यूएई का प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद वाला जो किंगडम आता है वो होता है दुबई। दुबई का जो राजा होगा वो उसका प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, लेटेस्ट वर्ल्ड
एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट विच कंट्री टॉप द ग्लोबल लिस्ट फॉर डोपिंग वायोलेशंस। डोपिंग का मतलब होता है अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, जो एथलीट्स होते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए अगर वो स्टेरॉयड का यूज करें, ठीक है, बैंड स्टेरॉयड का यूज करना बैंड है इन स्पोर्ट्स। अगर आप वेट लिफ्टिंग देखो तो उसमें भी बैन है, लेकिन बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि जो जिम में होते हैं या फिर जो फिजिकल मिस्टर इंडिया या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ऐसे टाइप के जो इंसिडेंट इवेंट्स होते हैं तो वहां पर आप स्टेरॉयड यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिस्टर ओलंपिया, रॉनी कोलमैन नाम आपने सुना होगा, आर्लेंड श्वार्ज़नेगर नाम सुना होगा, ठीक है, सीबम का नाम सुना होगा। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो मिस्टर ओलंपिया में आ जाते हैं तो वो लोग स्टेरॉयड यूज करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसमें स्टेरॉयड यूज कर सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इन नॉर्मल जो स्पोर्ट्स होता है, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है, उसमें आप स्टेरॉयड यूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग में एंटी ग्लोबल लिस्ट डोपिंग वायलेशन में सबसे फर्स्ट कौन आया है, और ये खराब चीज है फॉर इंडिया, ठीक है। सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन कहां पर हुआ है, सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन हुआ है इंडिया में, ठीक है। और अगर इंडिया को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन लास्ट 5 इयर्स में कौन सा कंट्री ज्यादा देखता है, वो होता है रशिया। तो रशिया एंड इंडिया के ऊपर डोपिंग वायलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी डोपिंग वायलेशंस बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है कि एमडी और सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो इनका होता है शाश्वत शर्मा, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज शाश्वत शर्मा। तो जैसे मैंने आज कहा था स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चंस जो है आज आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आएगा सब, और बहुत ही डायरेक्ट, आपको ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु हैज बीन कंफर्म्ड एज 15th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जैसे हमारे इसरो में चेयरमैन होता है ना हाईएस्ट, तो नासा में होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, नासा का एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जेरेड आइजैकमैन। अभी जो बने हैं उनका नाम होता है जेरेड आइजैकमैन। अब मैंने एक चीज आपको कल ही बताया था कि नासा के बारे में, नासा के जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब वही चीज यहाँ पर फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो नासा के लिए आपको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक ही चीज को आप 2 बार 3 बार यूज कर सकते हो। कल हमने बोला था कि जो नासा का जो इंस्पिरेशनल अवार्ड है, ठीक है, फॉर ऐप, किसको मिला है, वो इंडिया को मिला है, दैट इज फोटोनिक्स ओडिसी, उनको मिला है। एंड नासा का 15 एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना है, आइजैकमैन। ये दोनों को एक साथ पंच करना, एक साथ रखना, और नासा के बाकी जो चीजें हैं वो उसको एक साथ रखना। तो आपको बहुत सारा चीज देखिएगा जुड़ा जुड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स का यही मजा है कि आप पहली बार करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ने जाओ तो हाँ मेहनत है, लेकिन उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसके बाद जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल मैन में किसने जीता है, तो ये जीता है किरण जाधव ने, ठीक है, किरण जाधव, किरण जाधव। नेक्स्ट होता है इसरो। इसरो में थोड़ा सा चीज आपको याद रखना है ऑब्वियसली। इसरो रिसेंटली completed ड्रॉप पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर विच मिशन। ड्रॉप पैराशूट क्वालिफिकेशन क्या होता है, ड्रॉप ये वो पैराशूट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी फिल्मों में भी देखा होगा, जब एस्ट्रोनॉट बाहर स्पेस से जब इंडिया अंदर आते हैं ना, मतलब आपके अर्थ में हम वापस आते हैं, तब क्या होता है उनका जो शटल होता है, तो शटल से एक ऐसा टैबलेट जैसा निकल जाता है, और ये जब नीचे की तरफ आता है तो इसका स्पीड कम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये पानी में भी आके टकराए, पानी में भी आके टकराए तो पूरा का पूरा जो कैप्सूल है ये एकदम टूट के निकल जाएगा, ठीक है, और अंदर जो भी है सब मर जाएंगे।
अगर आप बहुत ऊपर से पानी में भी आ रहे हो ना, तो पानी भी स्टील की तरह या फिर कंक्रीट की तरह बिहेव करती है अगर ऊपर से आ रहे हो। तो इसी वजह से क्या होता है, इसके पीछे ऐसे, इसके पीछे ऐसे पैराशूट्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे पैराशूट्स लगे होते हैं जिससे ये उसको स्लो कर पाए। ये जो पैराशूट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहे हो और उतनी स्पीड से आ रहे हो, क्योंकि हवा का प्रेशर अपवर्ड्स बहुत ज्यादा होता है, तो अगर नॉर्मल पैराशूट लगाओगे तो वो फट के निकल जाएगा, ठीक है, पूरा फट के निकल जाएगा, उस टिकेगा ही नहीं। तो वो स्पेशल ग्रेड पैराशूट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉग पैराशूट। ये ड्रॉग पैराशूट का कंप्लीशन हुआ है इसरो के द्वारा, किस मिशन के लिए, दैट इज नोन एज गगनयान, ठीक है, इस इसके लिए हुआ है, दैट इज नोन एज गगनयान। आपको पता होगा कि गगनयान में क्या होगा कि इसरो ह्यूमंस को भेजेगा स्पेस में, ठीक है, इसरो ह्यूमंस को भेजेगा स्पेस में, ठीक है। चंद्रयान 4 नहीं है, स्पैडेक्स नहीं है। आदित्य L1 आपको पता होगा, आदित्य L1 हमारे देश का सोलर मिशन है, ठीक है, और इवन इसके बाद आदित्य L2 भी हो चुका है। तो आदित्य L1 सोलर मिशन है एंड गगनयान ह्यूमंस जो हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा बाय इसरो। अब इसरो का एक चीज याद रखिएगा, जो इसरो है, इसरो 1969 में बनी हुई है एंड इसके जो अभी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम होता है वी नारायण, वी नारायण, ठीक है, चेयरमैन है वी नारायण। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री ने हैज फाइनल रीजनल अप्रूवल फॉर स्टेप टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आफ्टर फुकुशिमा डिजास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पीछे एक इंसिडेंट हुआ था तो उससे आपको पता होना चाहिए। तो एक जगह है दैट इज नोन एज फुकुशिमा। तो फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट फुकुशिमा में होता है, ठीक है। अब ये जो फुकुशिमा में है, कुछ दिन पहले फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। फुकुशिमा डिजास्टर क्या था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो उसमें जो कोर है वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, जिसकी वजह से रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गया। अब हमको नॉर्मली पता होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है रेडिएशन फैलता है तो बहुत खराब होता है, ये हमने सुना है। इससे पहले यूक्रेन में एक जगह थी दैट इज नोन एज चार्नोबिल। तो चार्नोबिल डिजास्टर भी हुआ था, आज भी उस जगह चार्नोबिल में कोई नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो होता है, डिजास्टर्स होते हैं, जो रेडिएशन निकलता है, ये रेडिएशंस करते क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप पूरा समझ जाओगे कि रेडिएशंस करते क्या है, क्यों न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। पहला चीज क्या होता है, देखो, जो आपका पावर प्लांट होता है ना, ये जो आप बोल सकते हो न्यूक्लियर फिशन जो होता है, वो करता क्या है। मान लो ये यूरेनियम के एटम्स है, ठीक है। अब यूरेनियम के एटम में क्या होता है, यूरेनियम के एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन होता है। ये केमिस्ट्री की बात है, जस्ट सुन लो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 2 पैर है और आपके कंधे के ऊपर अगर मैंने 4 लोग बिठा दिए तो तुम ऐसे हिलोगे ना, ऐसे हिलोगे ना, सेम चीज होता है इनके साथ। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अब क्या होता है, कहीं से कोई भी एक न्यूट्रॉन इसको इस तरफ फेंक के मारा जाता है, ठीक है, यूरेनियम की तरफ फेंक के मारा जाता है। अब जब यूरेनियम की तरफ फेंक के मारा जाता है और ये जब टकराता है, टकराने से क्या होता है, टकराने से उसके कुछ न्यूट्रॉन्स ऐसे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन्स जो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कन्फाइंड एरिया है। तो कन्फाइंड एरिया क्या होता है कि इसमें जो भी न्यूट्रॉन बाहर निकला है ये घूम फिर के आके फिर से इसका धक्का मारता है, क्योंकि जगह जाने का तो नहीं है बाहर, क्या करेगा वो, धक्का आके फिर से धक्का लगता है, और जब धक्का लगता है तो फिर से न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो कंटिन्यूअस निकलते हैं ना, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जितना एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा हीट होगा, और जितना ज्यादा हीट होगा
उसको पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम बना के टरबाइन पे छोड़ा जाता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि गर्म कैसे करें। तो गर्म करने पे पानी को स्टीम किया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो ये न्यूट्रॉन रुके नहीं, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो गया और बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, तब इसका जहां पर बन रहा है वो होता है कोर। कोर ब्लास्ट हो जाएगा, और जब कोर ब्लास्ट हो जाएगा तब ये जो न्यूट्रॉन्स, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, वो आ जाएंगे बाहर, बाहर नॉर्मल में। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ रेज होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ रेज होती हैं, जैसे मान लीजिए गामा रे, बीटा रे, तो ऐसे रेज होती हैं। अब यहां से होता है झमेला स्टार्ट। झमेला स्टार्ट क्या है कि जो गामा रेज एंड बीटा रेज होते हैं ना, तो वो जब हमारी बॉडी पे लगेगा, हमारी बॉडी पे लगेगा, तो हमारे बॉडी के सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, सेल। तो ये जो सेल होती हैं, गामा रेज और बीटा रेज जो होती हैं, तो ये क्या होती हैं, सेल के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा, ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये डीएनए स्ट्रक्चर को ही तोड़ देता है। पहली चीज, डीएनए स्ट्रक्चर को ही तोड़ देगा। अब डीएनए स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो वो सेल खराब हो गया। अब सेल खराब हो गया, एक तो सेल खराब नहीं होगा, कंटिन्यूअस आपके हाथ के सारे सेल खराब हो गए, तो आपके हाथों में ऑक्सीजन चलेगा कैसे, तो आपका हाथ बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपका हाथ बेकार हो जाएगा। आपका हाथ बेकार हो गया, वैसे ही अगर आपकी पूरी बॉडी में गामा रे लगा तो आपकी पूरी बॉडी के जो डीएनए हैं वो खत्म हो जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगा, आप मर जाओगे। तो पहले तो रेज का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन्स आपकी बॉडी में जब घुसेंगे तो हमारी बॉडी भी, सेल जो है वो भी आपको पता होगा, वो भी एटम से ही बनी हुई है। अब ये जो हमारी बॉडी की जो एटम्स होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स आएंगे तो ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, एटम्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी बॉडी में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चेंजेस खराब के लिए भी हो सकता है, अच्छा के लिए भी हो सकता है, मोस्टली खराब के लिए होता है। तो खराब के लिए चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लंग्स फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो चीजें हैं, जो न्यूट्रॉन है, ये बॉडी से उतनी जल्दी निकलती नहीं है, अंदर ही घुसी रहती है, घूमती रहती है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिनों तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो ये होता है प्रॉब्लम। तो अगर न्यूक्लियर कोड टूटा तो डिजास्टर होगा, तो डिजास्टर में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर डिजास्टर, जैसे फुकुशिमा में होता है। फुकुशिमा कहां पर है, फुकुशिमा होता है आपका जापान में। तो जापान में ये प्रॉब्लम होने के बाद जापान में ठीक किया गया, और फिर से फुकुशिमा को चालू करने की बात हो रही है, रीजनल जो अप्रूवल है उसको चालू करने की बात हो रही है। तो ये कहां पर है, ये होता है आपका इन जापान। ठीक है, इन जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट पर्सन विथ पैरालाइज, फर्स्ट पर्सन विथ पैरालाइज, सॉरी पैरालाइज बोल रहा हूँ, पैरालिसिस, पैरालिसिस, पैरालाइसिस, क्या बात, क्या मुंह से निकल रहा है मेरा, हाँ पैरालिसिस। फर्स्ट पर्सन टू पैरालिसिस टू ट्रैवल इनटू स्पेस। तो फर्स्ट पर्सन है जिनको पैरालिसिस था बट वो स्पेस में गए हैं, तो उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है मिकेला बेंथियस। उनका नाम होता है मिकेला बेंथियस। अब यहां से आपको दो सवाल, दो जीके याद रखना है। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ह्यूमन कौन था, फर्स्ट ह्यूमन कौन था जो स्पेस में गया था, तो उनका नाम था यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन। फर्स्ट इंडियन कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था जो स्पेस में गया था, उनका नाम होता है राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। और एक क्वेश्चन बता दूं, फर्स्ट एनिमल कौन था जो स्पेस में गया था, सबसे पहले एनिमल ही गया था, एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। ठीक है, लाइका, लाइका नाम का एक डॉग था जो स्पेस में गया था, स्ट्रे डॉग था, उसको लेके स्पेस में भेजा गया था। और वो जो स्पेस में गया था तो वो अकेले की वजह से और जो चेंजेस हैं स्पीड की वजह से उसका हार्ट अटैक हो गया और वो लाइका स्पेस में ही, ठीक है, मारा गया। तो फर्स्ट एनिमल इज लाइका, फर्स्ट ह्यूमन इज यूरी गैगरिन, फर्स्ट इंडियन इज राकेश शर्मा, एंड फर्स्ट ह्यूमन विथ पैरालिसिस इज मिकेला बेंथियस।
ठीक है, मिकेला मेंथियस। चलिए, चलो, तो ये आपका, तो यहाँ पर आज ये वाला हिस्सा होता है खत्म। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे, मंडे होगा, आज तो फ्राइडे है शायद, हाँ, तो नेक्स्ट डे जो है आपका मंडे से एक और पार्ट है, तो वो 2 पार्ट होने के बाद आपका दिसंबर वाला हिस्सा जो हो जाएगा खत्म। अच्छा, 12 बजे से इन फ्रॉम 12 जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है, तो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम फिर से देखेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था, तो ये कंटिन्यूस चलता ही रहेगा हिस्ट्री, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी चलता रहेगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।